वाले हम लोग क्लास 10 साइंस फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसमें हमें केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं मेनली। तो उससे पहले देखते हैं टाइप ऑफ चेंजेस। तो पहला टाइप होता है फिजिकल चेंज। तो किसी मटेरियल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब शेप और साइज में जो भी चेंज आता है उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। ये जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल इवापोरेशन हो गया, मेल्टिंग ऑफ वेक्स हो गया, वाटर को फ्रीज करना, ये सभी फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं। केमिकल चेंज देखें तो ये होता है किसी मटेरियल केमिकल प्रॉपर्टी में, मतलब वो किस चीज़ से बना है उसमें चेंजेस आते हैं, तब होता है केमिकल चेंज। ये जो केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल नहीं होते, मतलब एक चीज़ से कोई दूसरा चीज़ बना तो दूसरी चीज़ से पहला चीज़ नहीं बनाया जा सकता। और ये जो केमिकल चेंज है इसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो दूध से दही बनता है, और जो खाना हम जो खाते हैं उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है, ये सब केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं और जिससे नया सब्सटेंस बनता है जिसका जो प्रॉपर्टी होता है वो रिएक्टेंट से अलग होता है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। स्पीसीज जिसमें आयंस आते हैं जिनके पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होते हैं, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। होने के बाद रिएक्टेंट्स के बीच रिएक्शन होने के बाद जो नया स्पीसीज बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए 2Na, Na मतलब सोडियम, यहाँ S लिखा है ब्रैकेट में, मतलब सॉलिड स्टेट में है, H2O पानी वाटर लिक्विड स्टेट में है। उससे इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तब हमारे पास आता है 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो Na और H2O रिएक्टेंट्स हैं, इनके रिएक्शन के बाद हमारे पास बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कब हो रहा है? तब इसके 5 तरीके से जान सकते हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, शेप और साइज में कोई चेंज आ रहा है तब। दूसरा, कोई रिएक्टेंट्स है उनके बीच में जब रिएक्शन होता है फिर जो प्रोडक्ट बनता है उनके कलर में डिफरेंस आता है तब। और जब गैस निकलता है रिएक्शन के बाद तब। जो रिएक्टेंट्स रहते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं उन दोनों के टेम्परेचर में अगर चेंज आता है तब भी केमिकल रिएक्शन है। और अगर प्रिसिपिटेट बनता है तब भी केमिकल चेंज होता है। प्रिसिपिटेट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। जब गैस बनता है तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं, या फिर ब्रैकेट में हम G लिख सकते हैं, और प्रिसिपिटेट के लिए हम नीचे डाउनवर्ड एरो बनाते हैं। कोई केमिकल इक्वेशन हो रहा है तो उसके बारे में हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कब कैसे दे सकते हैं? इसमें पहला तो फिजिकल स्टेट बता सकते हैं, जितने भी रिएक्टिंग एलिमेंट्स और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका। जैसे सोडियम और वाटर रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस हाइड्रोजन। तो इसको ऐसे शो करते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों रिएक्ट करने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट है। तो फिजिकल स्टेट लिखना रहता है तो सॉलिड के लिए ब्रैकेट के अंदर स्मॉल s, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G। गैस के लिए हम अपवर्ड एरो भी बना सकते हैं। और एक्वा सॉल्यूशन में है कोई भी सब्सटेंस, एक्वा सॉल्यूशन मतलब रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो पानी में एग्जिस्ट करे तब उसको बोलते हैं। तो हमारे पास सोडियम है यहाँ पे सॉलिड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस, और H2 गैस है इसी स्टेट में। दूसरा, और कैसे हम इसको स्पेसिफिक बना सकते हैं कि जो भी कंडीशन चाहिए जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, उनको हम स्पेसिफाई करके, क्योंकि कुछ रिएक्शंस होते हैं वो इनमें से किसी स्पेशल कंडीशन पे ही होते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO को जलाएंगे जो कि एक गैस है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तब हमारे पास आएगा CH3OH आता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। और ये रिएक्शन कब पॉसिबल है? जब इसका प्रेशर 340 एटम होता है तभी। तीसरा, हमारे पास हीट की ज़रूरत पड़ रही है किसी रिएक्शन को कराने में, या हीट निकल रही है किसी रिएक्शन में, इस चीज़ को भी हम शो कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में लगा दें। तो जैसे कार्बन को जलाए हम सॉलिड स्टेट में था, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब आया हमारे पास CO2 और हीट निकला इस प्रोसेस में, तब ये हीट स्पेसिफाई करना हमको। अगर राइट हैंड साइड है, हीट निकल रहा है तो प्लस में प्रोडक्ट साइड लिखना है, और अगर हीट की जरूरत पड़ रही है मतलब हीट ऑब्जॉर्व कर रहे हैं रिएक्टेंट्स उसके बाद रिएक्ट कर रहे हैं तब इस साइड हमें प्लस में लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी केमिकल रिएक्शन का। जैसे मीथेन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वाटर। तो यहाँ मीथेन और ऑक्सीजन वो रिएक्टेंट्स हो गए और प्रोडक्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो लिखेंगे सिंबल के फॉर्म में तो CH4 होता है मीथेन का, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और वाटर का H2O। यहाँ जो कोफिशिएंट्स लगे सिंबल के आगे वो इनके कितने एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं तब ये रिएक्शन पॉसिबल है, इस चीज़ को बता रहा है। अब किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ मैग्नीशियम के बर्निंग को दिखा रहे हैं हम, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो Mg+O2 तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ एरो आ जाएगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं, ये बैलेंस नहीं है। जैसे देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ एक ही है, तो बैलेंस नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तब हमें क्या जरूरत पड़ती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? तो ऐसी इक्वेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है वो अगर सेम है तब उसको बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मास होता है किसी केमिकल रिएक्शन में वो ना ही ऐड किया जा सकता है ना ही सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है। वैसे ही क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स हैं वो ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। इस पर बेस्ड हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे? सबसे पहली बात ये है कि बैलेंस करने की जरूरत क्या होती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे डिपेंडेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है वो फिक्स रहता है कि कितने एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कितने एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे तब कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ
प्रोडक्ट बनेंगे उस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनको फॉर्मूले में लिख लेंगे। जैसे सोडियम और वाटर यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और H2 गैस बन रहे हैं। तब देखो इनके अलग अलग एलिमेंट्स के कितने रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, कितने एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास सोडियम कुछ नहीं मतलब एक है, और राइट हैंड साइड सोडियम बस का एक है, तो दोनों साइड इक्वल है। सेम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो इस साइड हाइड्रोजन H2 है मतलब 2 है, और इस साइड हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो टोटल हो गए 3। ऑक्सीजन का देखेंगे तो हमारे पास हुआ लेफ्ट साइड 1 हुआ और राइट साइड 1 हुआ, तो ये दोनों बराबर हैं। सोडियम और ऑक्सीजन जो भी चेंजेस होंगे वो हाइड्रोजन में चेंज होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की साइड 2 है और इस साइड प्रोडक्ट में 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, उसे अगर मल्टीप्लाई करें हाइड्रोजन को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, तब हमारे पास आ जाएगा Na+2H2, फिर इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2NaOH+H2 बना। तो इससे क्या हुआ, जो इनिशियली क्या था, सोडियम था 1 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में हो गया 2, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कम है तो इससे क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 2 के इक्वल है, मतलब प्रोडक्ट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं उतने, तो इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तब हमारे पास है 2Na+2H2O और यहाँ 2NaOH+H2 बना। तो इसको बाकी एलिमेंट्स में भी चेंज आएगा, ऐसा मल्टीप्लाई किए तो सोडियम तो बैलेंस हो गया लेकिन बाकी अनबैलेंस होंगे, तो उनको देखते हैं और जहाँ भी जरूरत लगे वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। तो यहाँ देखो सोडियम हमारे पास 2 हुआ, प्रोडक्ट साइड भी 2 है तो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन दोनों साइड 4 है तो ये बैलेंस हो गया। सेम ऑक्सीजन भी दोनों साइड 2 है, तो ये जो हमारे पास है ये बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा ये वाला, जहाँ हर एक एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं। जैसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर जब रिएक्शन करते हैं तब सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तब उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड स्टेट में है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब हमारे पास आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। दूसरा क्या है इसका एग्जांपल, जब कोल जलता है, कोल एक प्रकार से बेसिकली कार्बन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है CO2। तीसरा देखिए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तब पानी बनता है, तो हो जाएगा O2+H2 गिव्स H2O। ये हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है उसको पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने में, उसके बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है प्रोडक्ट बनने के लिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अगर इसको हीट देंगे, यहाँ हीट लिखना पड़ेगा हमको, हीट देंगे तब आता है कार्बन डाइऑक्साइड गिर जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रेट को अगर हम हीट देंगे तो जहाँ डेल्टा से दिखाते हैं ट्राइंगल टाइप से बनता है इससे, तब हमारे पास आएगा PbO मतलब लीड नाइट्रेट, और आएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलता है। इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस मेथड का यूज़ करते हैं इस रिएक्शन का। तीसरा हमारे पास आयरन सल्फेट है, आयरन FeSO4 आयरन सल्फेट। ये जब हीट देते हैं इसको तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस बनाता है। और हीट को ऐसे दिखाया जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। जिसके एग्जांपल जैसे पानी है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ के बनाया जाता है। दूसरा NaCl है मतलब नमक, उसको तोड़ के सोडियम और क्लोरीन को अलग किया जाता है ये। तीसरा होता है हमारे पास फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जिसमें सनलाइट की जरूरत होती है किसी एक रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए। जैसे AgCl मतलब क्लोराइड होता है, उसको तोड़ने के लिए 2Ag+Cl2। दूसरा होता है AgBr, तो इसको तोड़ेंगे तब हीट की जरूरत पड़ेगी, ट्रायंगल बना देंगे, हीट की जरूरत है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर कंबेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट तभी बनता है और उसके साथ साथ गैस निकलता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के जो रेस्पिरेशन होता है और जो वेजिटेबल्स सड़ते हैं कंपोस्ट में, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं। इन सब प्रोसेस में गैस बाहर निकलता है, जैसे CH4 मीथेन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को रिएक्शन करेंगे तब हमारे पास आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है और साथ में हीट एनर्जी भी निकलती है। तो ये हुए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, जिसके थ्रू पौधे अपना खाना बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज बनना हो गया, ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से, तो ये है हमारा ग्लूकोज ये, और इसके सामने पानी बनता है। तो मरकरी होता है जिसको Hg से शो करते हैं, उसको हीट मिलती है तब वो डिकम्पोज हो जाता है मरकरी और ऑक्सीजन में। NH4Cl है, ये इसको हीट देंगे तब NH3 और HCl में टूट जाएगा। हाइड्रोक्साइड है, NH4 के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तब BaCl2 बनेगा, NH3 + H2 बनता है, ये भी डिकम्पोज है। एग्जाम्पल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड मतलब सॉल्ट से हटा देते हैं। सॉल्ट बोले तो SO4 हो गया, SO2 हो गया, जहाँ क्लोरीन हो Cl2, ब्रोमीन हो Br2, इन सबको वो खुद ले लेता है जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए जब जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं तो जिंक ज़्यादा ही रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है SO4 जिंक के साथ आ जाएगा और कॉपर सिर्फ कॉपर रह जाएगा, जैसे ये हो गया। सिमिलरली क्या होता है, आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करेंगे तो ये आयरन हो ज़्यादा रिएक्टिव है तो FeSO4 हो जाएगा और कॉपर एज इट इज रह जाएगा। जैसे लीड है उसको CuCl3 मतलब 2 कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से जो लीड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब Cl2 लीड के साथ आ जाएगा और कॉपर सिर्फ अकेला रह जाएगा। रिएक्शन जहाँ दोनों एलिमेंट्स के पास, दोनों रिएक्टेंट के पास सॉल्ट रहेंगे और वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और इसको प्रेसिपिटेशन भी रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसको BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तब बनता है ये SO4 है, वो इसका सॉल्ट है सोडियम सल्फेट का, और Cl2 इसका सॉल्ट है बेरियम क्लोराइड का। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये यहाँ जाएगा और Cl2 यहाँ आ जाएगा, जैसे ये। तो यहाँ बेरियम सल्फेट बना, वाइट PPT मतलब वाइट कलर का रहता है प्रेसिपिटेट, जो कि पानी में इनसॉल्युबल रहता है। दूसरा है जैसे सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसको सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तब येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है सोडियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ एरो आ जाएगा, ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट, इसको रिएक्ट करा सोडियम ब्रोमाइड से तब बना हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा है H2SO4 और 2NaOH है, ये H2SO4 एसिडिक होता है और ये बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तब आते हैं हमारे पास Na2SO4, एक दूसरे का सॉल्ट एक्सचेंज कर लिए, OH यहाँ से इधर चले गया और SO4 यहाँ आ गया, तो हमारे पास पड़ा Na2SO4 + H2। ये क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि एक एसिड है और दूसरा बेस है, ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं और सामने पानी बना रहे हैं। तो उसका आने वाला है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस है उसको ऑक्सीजन मिलता है, या तो वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन लूज कर देता है, या फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देता है, तब उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ कॉपर है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो देखो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ गया प्रोडक्ट बनने के, तब इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ देखो H2S है, हाइड्रोजन सल्फेट, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब इसके पास सल्फर था, ये बाहर अकेले रह गया, इससे हाइड्रोजन है वो बाहर आकर ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ एरो आ जाएगा, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन से 2+ मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिर्फ जिंक बचा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन देखिए तो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन लूज कर देता है कोई सब्सटेंस, या फिर हाइड्रोजन उससे आके जुड़ जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स आके जुड़ जाते हैं किसी रिएक्टेंट पे, तब होता है उसका रिडक्शन। जैसे यहाँ देखो KClO3 है, ये टूटा KCl और O3 में, तब इसके पास ऑक्सीजन था यहाँ से, वो अलग हो गया इससे, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ रिडक्शन हुआ KClO3 का, यहाँ देखो सोडियम है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन इससे आके जुड़ जा रहा है, तो इसका भी रिडक्शन हुआ सोडियम का। यहाँ Zn2+ है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स आके जुड़ जा रहे हैं, तो ये 2+ है और ये 2- है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तब बचा नॉर्मल जिंक, तो इसका भी रिडक्शन हुआ। ऐसे सब्सटेंस, यहाँ समझने वाली बात है, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन करते हैं रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज कर देते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, और जो सब्सटेंस उनका ऑक्सीजन ले लेते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स का रिएक्शन के बाद किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा, या उससे हाइड्रोजन चले जाएगा, या फिर उसका इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, और दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, या फिर हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन्स आके उसमें जुड़ जाएगा। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगे, तब होगा रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, ऊपर ऑक्साइड है हमारे पास और हाइड्रोजन है, तो यहाँ हमारे पास बना कॉपर और H2, तो यहाँ देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन इस साइड प्रोडक्ट साइड में है, तो कॉपर के इसका ऑक्सीजन गायब हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ देखो हाइड्रोजन सिर्फ H2 था, यहाँ के इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, H2 का हुआ ऑक्सीडेशन, और ये H2O है, ये CO से ऑक्सीजन ले लिया, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट H2O। दूसरा एग्जांपल देखें तो जैसे MnO2 है, यहाँ बना MnCl2, MnO2 है 4Cl के साथ रिएक्ट करा तब बना MnCl2, Cl2 और 2H2। तो देखो MnO2 यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ इसका ऑक्सीजन हट गया, तो इसका हुआ रिडक्शन, और MnO2 है इसका रिडक्शन हुआ, तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ HCl के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन के पास इधर ऑक्सीजन आ गया, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन हुआ HCl का। ये जो HCl है ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडेशन है, इसकी वजह से हमारे एवरीडे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो पहले होता है कोरोजन, या फिर जो आयरन मेटल होता है उसमें रस्ट लग जाता है, अनवांटेड सब्सटेंस, उसको बोलते हैं कोरोजन। और ये रस्ट किसकी वजह से लगता है, पानी की वजह से, हवा और बहुत सारे एटमॉस्फेयर में केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से, तो इनकी वजह से बहुत नुकसान होता है। तो इससे कैसे बचा जाएगा, तो पहले पेंटिंग कर दिया जाए,
अपर सरफेस में। तब दूसरा है गल्वनाइजेशन, मतलब जो मेटल से आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका कोटिंग कर दिया जाए आयरन के ऊपर, ये एक तरीका है गल्वनाइजेशन। और तीसरा है इलेक्ट्रो का इफेक्ट क्या होता है कोरोजन का, इसकी वजह से होता है कार्स होते हैं या फिर जो मेटल की बनी चीज़ें होती हैं उनमें कोरोजन लग जाता है जो कि डैमेज कर देता है उनको। और हर साल बहुत सारे टन्स ऑफ मेटल स्पेशली आयरन वो वेस्ट हो जाते हैं। रेंसिडिटी स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें ऑयल और फैट से बनी चीज़ होते हैं खाने पीने के, उनके स्मेल और टेस्ट में चेंज आता है। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, कोई फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जा सके ताकि फूड ऑक्सीडाइज ना हो। रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, जो खाना पके हुए हैं उनका, और जो चिप्स वगैरह होते हैं पोटैटो से बनी चीज़ें उनको नाइट्रोजन गैस में भर के रख सकते हैं। जो फूड है पका हुआ उसको सनलाइट से दूर रख के भी हम रेंसिडिटी से बना सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे शुगर और सॉल्ट है, जैसे नमक को अचार में डाला जाता है उसको रेंसिडिटी मतलब उसका टेस्ट और स्मेल खराब होने से बचाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू।